वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार आमिर खान। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में आमिर खान पर इल्जाम है कि ये अपने दुश्मन आप हैं। आमिर, आप कह रहे थे कि मैं ये शो करता हूं अपने इमोशन की वजह से, मैं लोगों की तरफ ध्यान देता हूं इसकी वजह से, लेकिन मुझे जब शो की डिटेल्स पता चली तो लग रहा है कि आप अपना घर फूंक के तमाशा देख रहे हैं। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि इस शो की वजह से आपको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वो बात तो सही है, लेकिन मुझे इतना कुछ मिल रहा है, मुझे लगता है इससे, तो और उस चीज की आप पैसों से तुलना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इस शो ने, इन 2 सालों ने मुझे इतना कुछ दिया है और मैं इतना अमीर पाता हूं अपने आप को कि उसको आप पैसों से बिल्कुल नहीं तोल सकते। मतलब जो मैं सीख पाया हूं इन 2-3 सालों में, जो मैं अपने देश के नजदीक आ पाया हूं, अपने देश के लोगों के नजदीक आ पाया हूं, ये मैं खुद फील करता हूं। लेकिन 2 साल आपने कोई फिल्म नहीं की, आप जो एड्स करते थे, स्टार करते थे, वो आपने नहीं किए, तो नुकसान तो काफी हुआ होगा। नुकसान काफी हुआ है, सिर्फ अगर हम माली तौर पे देखें, इकोनॉमिक तौर पे देखें, लेकिन मैं जिंदगी को ऐसे देखता ही नहीं हूं। मैं जिंदगी अपने टर्म्स पे जीता हूं और मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल गरीब नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने बहुत कुछ पाया, क्योंकि मैं ऐसे कमाल के लोगों से मिला हूं। रजत जी, मुझे कभी ये मौका लाइफ में नहीं मिलता अगर मैं ये नहीं ऐसे सवालों पर आप फिल्म भी बना सकते थे। फिल्म चलती, हिट होती, फिल्म भी बना सकता था मैं, सही है, लेकिन हम लोग जो कोशिश कर रहे थे वो और थी। देखिए, फिल्म हम बनाएंगे, वो एक काल्पनिक कहानी होगी। चलिए, मैं एक सच्ची कहानी को लेके फिर उस पर आधारित करके मैं कोई काल्पनिक कहानी बना सकता हूं, लेकिन उसका असर इतना गहरा नहीं होगा जितना कि इसका हुआ है। देखिए, जैसे तारे ज़मीं पर आपने बनाई जी, 5 साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों के जहन में वो फिल्म एक एक सीन ताज़ा है जी, और लोगों के नजरिया अपने बच्चों की तरफ देखने का बदला। जी, आप सही कह रहे हैं, फिल्मों के जरिए भी हम ये काम अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि हम इसको एज ए रियल प्लेटफॉर्म जब करें। फिल्मों के जरिए भी आप करते हैं, और एक्चुअली देखिए, मैं फिल्म करूंगा, वो एक जबान में होगी। 3 इडियट्स इतनी कामयाब फिल्म है, हिंदुस्तान की आज सबसे कामयाब फिल्म मानी जाती है। उसको कितने लोगों ने थिएटर में देखा? करीब 4 करोड़ लोगों ने, तकरीबन। टिकट जो सेल्स हैं उसके हिसाब से 4 करोड़ लोगों ने थिएटर में देखा है। हिंदुस्तान की आबादी तो 120-130 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 4 करोड़ लोगों ने यह फिल्म थिएटर में देखी। बाकी 50 करोड़ ने टीवी पे देखा है, जब टीवी पे आई। क्योंकि टीवी जो है वो हर घर में, तो इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म टीवी का चुना कि ये मुद्दे जो हैं मैं चाहता हूं हर इंसान, हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे और हर भाषा में पहुंचे। तो हमने हमारा प्रोग्राम जो बनाया वो अलग अलग भाषाओं में हमने उसको ट्रांसलेट करके उसको हमने दिखाया। कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा ना हो जिसको हम पहुंच ना पाए, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करें। ये मैं फिल्म में नहीं कर सकता, ये मैं टीवी पे कर सकता हूं। इसके अलावा मैंने रिक्वेस्ट किया स्टार से कि हम इसको दूरदर्शन पे भी दिखाएं, तो ये डीडी पे भी दिखाया गया। मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से मिलने गया, मैंने बोला मैम हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। उन्होंने हमको बोला कि हाँ आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम भी दिखाना चाहेंगे। ये मैं मानता हूं स्टार की टीम का बड़प्पन है, क्योंकि वो एक कंपेटिटिव चैनल है, वो क्यों इन चीजों पे माने। ये आपका भी बड़प्पन है। पहली बार हिंदी फिल्म का कोई सुपरस्टार ये कह रहा है कि टीवी पर ज्यादा लोग देखते हैं और फिल्म में कम लोग देखते हैं। नहीं, यकीनन जिसको हमेशा छोटा पर्दा कह के टाल नहीं, ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। मेरा ये मानना है कि टीवी, और मैं इसीलिए टीवी पर मैं आया क्योंकि मुझे लगा इसकी इतनी ताकत है, तो इस ताकत का हम अगर हो सके तो कुछ अच्छा इस्तेमाल करें और इसमें मैं अपना काम जोड़ूं और अपने काम जोड़ने की मैं कोशिश करूं ताकि फिर हम इन मुद्दों पर रोशनी डाल सकें। ये चीज इसको हम पैसों से नहीं तोल पाएंगे, और ना मैं उस किस्म का इंसान हूं, तो मुझे तो सिर्फ टीवी शो में नहीं, आप जिस फिल्मों के बारे में मैंने देखा, मान लीजिए आपकी जब धोबी घाट रिलीज हो रही है फिल्म, तो आप पब्लिक को ये बताने लगते हैं कि ये वैसी फिल्म नहीं है जैसी आप आमिर खान से एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, तो आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई मत देखना अगर नहीं चाहते तो। देखिए, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, और सच बात यह है कि मेरी जो ऑडियंस है, अगर वो मेरा चेहरा देख के अंदर आएगी
ये सोच के कि ये आमिर खान की फिल्म है जो हमको, जिसमें मनोरंजन, जो आमतौर पे मेरी फिल्में होती हैं मेन स्ट्रीम फिल्में, 3 इडियट्स है, गजनी है, तो ये एक धोखा होगा ऑडियंस के साथ। मैं धोखा नहीं करना चाह रहा। बहुत सारे लोग यहाँ स्टूडियो में जनता से पूछते हैं, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने सत्यमेव जयते शो किया था, तो उस शो के जरिए आप लोगों को ये बताना चाहते थे उनके साथ क्या हुआ, या उसके अलावा आपने लोगों की उसके जरिए हेल्प भी की, या मतलब कुछ लोगों की उस तरीके हेल्प हुई या नहीं? जी जी, ये पूछना जो हमारा मेन मकसद है उस शो करने का, वो ये है कि जो पूरे समाज में जो लोग हैं, हम सब हैं, मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, हम सब का नज़रिया क्या है उस मुद्दे को लेकर, हम उस मुद्दे को समझें, बेहतर समझने की कोशिश करें। तो हमने हर मुद्दे को जब लिया तो हमने उसका पर्सनल एंगल दिखाया आपको, जज्बाती, जो एक इंसान पर बीतती है, जो उस मुद्दे के साथ जूझता है, उसकी कहानी आपको 2-3 सुनाई। फिर हमने, लेकिन हम वहाँ रुके नहीं, फिर हमने आपको इसका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट बताया कि ये किस पैमाने पे हो रहा है, इसके आंकड़े क्या हैं, हम इसको एक देश की तरह देखें तो कहाँ कहाँ ये हो रहा है, किस एक्सटेंट तक ये हो रहा है, और इसके और क्या क्या तकलीफें होती हैं इसकी वजह से। हमने एक्सपर्ट से को बुलाया, उनको बात की, कई दफ़ा हमने इसका लीगल एंगल आपको बताया कि भैया इस पे जो लॉ है हमारा वो ये कहता है, शायद कभी कभी लॉ में कमी है, तो हमने वो भी सामने रखने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें ताकि हम लोगों का नज़रिया एज ए नेशन, एज ए कंट्री, हमारा नज़रिया उस मुद्दे की तरफ बदले। इसके साथ साथ जो लोग हमारे शो पर आए, ये मैं, क्योंकि शो जो है हमारा वो सिर्फ यही एक एजेंडा लेके चलता है। आपने अभी रिसेंटली विजिट भी किया था जो लड़के की डेथ हुई है उसमें, तो उसमें आगे क्या प्रोग्रेस हुआ है? क्योंकि उसके जितने भी घर वाले थे अभी सब अरेस्ट नहीं हुए हैं। जी जी, मैंने वहाँ के पुलिस के कर्मचारियों से बात की है और वो लड़कों को अरेस्ट भी किया, बल्कि मैं आपको बताऊं उसमें मैंने रजत जी की भी हेल्प ली थी। हाँ, रजत जी ने बड़ी मदद की थी उस वक्त, उन्होंने भी हेल्प की थी, और हम चाहते हैं कि जो इंसाफ है वो वहाँ पर हो। लेकिन ये आप मानते हैं कि इस शो की वजह से ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये शो जिम्मेदार है वो आदमी को जो मारा इन लोगों ने? बल्कि रजत जी, मुझे तो दुख ये होता है जब भी मैं सोचता हूँ इसके बारे में, मुझे दुख ये होता है कि काश हम अब्दुल और महबिस की कहानी अपने शो पे दिखाते। ये बात बार बार मुझे आती है, क्योंकि अब्दुल और महबिस की कहानी हम अपने शो पे दिखा नहीं पाए थे। हमने रिजवान की कहानी बताई थी, हमने मनोज और बबली की कहानी बताई थी, अब्दुल महबिस की कहानी हम नहीं बता पाए क्योंकि वक्त की पाबंदी थी। अब मैं सोचता हूं कि अगर हम बता देते तो जिन लोगों ने ऐसा काम किया है शायद वो थोड़ा डरते, शायद वो थोड़ा हिचकिचाते ऐसा कदम उठाने से। मुझे लगता है कि आप बहुत अपने ऊपर इसका गिल्ट ले रहे हैं। अगर आप अब्दुल और महबिस की कहानी दिखा देते और ऐसा हादसा हो जाता तो आपको और शायद तकलीफ होती कि हमारी वजह से ही हो गया, शायद ऐसा भी होता। तो मेरा ये मानना है कि जो शो है, देखिए इस किस्म के हादसे पहले भी हुए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आगे भी होंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है, और हम सब की होनी चाहिए, कि इस किस्म की थिंकिंग हट जाए हमारे माइंड से, और एक ना एक दिन जो सुनहरा सपना है हमारा भारत का, कि एक दिन हम ऐसे देश में रहेंगे, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोएम है जो मुझे बड़ी पसंद आती है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हमारे लास्ट एपिसोड में मैंने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके मैंने पढ़ा वो पोएम क्लोजिंग एपिसोड में, कि एक दिन हमारा देश उस जगह पर पहुंचे जहां पे खुशहाली हो और लोग रीजनेबल हो और भाईचारा बढ़े, लोगों में प्यार हो, जो हमारा संविधान हमको बताता है। एक दिन हम वहां पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। आमिर, इतनी अच्छी बात आपने कही है, मुझे अब एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन इल्जाम मेरे पास अभी बहुत सारे हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आमिर खान पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। धूम 3 में आपका बैड कैरेक्टर है। हाँ। तो जब फिल्म रिलीज होगी कुछ दिन तक हम सोचेंगे कि एक बुरा आदमी हमारे आसपास घूम रहा है। जब धूम 3 रिलीज होगी तो मैं अलग अलग जगह जाके चोरियां करूंगा। और उस फिल्म को लेके मैंने सुना कि आपकी जो बहन है वो काफी परेशान हुई थी। हाँ, आपको कैसे पता?